Hello everybody, this is Vedant Singh Thakur. Welcome to Magnet Brains. So, my dear students, आज हम क्या करने वाले हैं चलिए एक नज़र देख लेते हैं। क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 ओवरव्यू। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी सबसे प्यारी बुक रेनबो पार्ट 2 बुक का ओवरव्यू। अब इस बुक का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो हमने प्रयास किया कि हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए क्लास 12 की ये बुक लेकर आएं, और हमारा पूरा प्रयास है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी जानकारी दी जाए इस बुक के रिगार्डिंग, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्या करें, अपने एग्जाम में अच्छे आंसर लिख कर आएँ और बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स लिखकर कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे इतने मार्क्स आए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवरव्यू। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ओवरव्यू का अर्थ क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि एक नज़र देख लेना सब कुछ। हम इतने सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। अब इतने सारे चैप्टर्स को कवर करने से पूर्व क्या थोड़ी बहुत जानकारी लेना गलत है? नहीं है। हमें एक पूरी जानकारी चलने से पहले क्या करना है कि हमको एक अच्छे तरीके से थोड़ी सी जानकारी लेकर समझना है कि हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और हर एक चैप्टर को प्रोज, पोएट्री और रीड, थिंक एंड एंजॉय की जो चैप्टर्स हैं उनको समझते हैं। अब सबसे पहले यहां पर दिया है प्रोज। अब जैसे कि आप लोग मुझे 11th की क्लास में भी देख चुके हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था, सिलेबस ओवरव्यू दिया था, तो सिलेबस ओवरव्यू देते समय मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोज का मीनिंग बताया था, पोइट्री का मीनिंग बताया था। तो अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर कर मेरे को बताइए यहाँ पे प्रोज का मतलब क्या होता है। चलिए हम भी डिस्कस करते हैं प्रोज का मीनिंग। व्हाट इज प्रोज? रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट इज नॉट पोएट्री। यहाँ पर हम पोम की बात नहीं करेंगे ना, यहाँ हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे स्टोरी की, हम बात करेंगे स्पीच की, हम बात करेंगे निबंध की, एसेज की, लेटर की। तो ये सब जो नाम मैंने आपको बताए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट होते हैं प्रोज के, और ये पोम के पार्ट नहीं होते। तो जो कुछ भी जो पोम से हटकर है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, आम बोलचाल में जो बोलते भी हैं, जिसको हम लिख लेते हैं, स्पीच हमने बोली उसको लिख के उतार दिया, वो प्रोज का पार्ट हो जाता है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग अब 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, और 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद आप लोगों के सामने अगर दो बात रख दी जाए कि बताओ प्रोज का मतलब क्या है, पोइट्री का मतलब क्या है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बता पाओगे। अब पोइट्री कलेक्शन होता है पोम्स का। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे प्रोज का जो सेक्शन है उसमें कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं, और कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोग घबराइएगा मत कि सर ने इतना सारा बताने की कोशिश करें कि आज ही पूरे चैप्टर खत्म तो नहीं करवा देंगे, ऐसा नहीं है। आज बस हम एक झलक देखने वाले हैं हमारे सारे चैप्टर्स की। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। यहाँ पर आपको जो हमारे लेखक है उनका नाम भी दिख रहा है, महात्मा गांधी। सबसे पहला चैप्टर जो है वो महात्मा गांधी जी से चालू हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब भी महात्मा गांधी की बात आती है तो कौन क्यों ना खुश हो। तो हमारा ये चैप्टर उन पर ही ओवरऑल डिपेंड करता है। Mahatma Gandhi has beautifully narrated the sound foundation of Indian civilization in the essay. He has compared our ancient civilization with Western civilization. तो इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हम एक जनरल आइडिया लेने वाले हैं। किसके बारे में जनरल आइडिया लेने वाले हैं? एक जनरल आइडिया लेंगे दो सिविलाइजेशन के मध्य का, एक तो हमारा ना, और एक बाहर का, वेस्टर्न का। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो द्वंद्व चलता है स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म का, उस बात को बहुत उम्दा तरीके से हमारे जो लेखक हैं महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आएगा।
चैप्टर 2 है भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन जी जो हैं, इनकी बात हम करते तो कौन नहीं जानता। अब चलिए जाकिर हुसैन जी के ऊपर जो भी जानकारी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर मेरे को बताएं, मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन है। ठीक है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही डिस्कस्ड अबाउट द इंडिया एंड कंसिडर्ड इट एज होम। अब यहाँ पर देखिए स्पीच ना, ये एक भाषण का भाग है। अब आप लोगों को पता होगा कि जब 11th की क्लास में थे हम, 11th क्लास जब मैंने आपको पढ़ाई और आप लोग शायद उसको भी देख रहे हो और हो सकता है ये वाला आप लोग पास आउट होकर 12th में आ गए हो, तो ओवरऑल अगर आप लोगों ने 11th की बुक अच्छे से पढ़ी है तो एक चैप्टर था नालंदा वाला, राजेंद्र प्रसाद जी ने स्पीच दी थी, बहुत प्यारी सी, तो वो भी एक स्पीच थी। तो आप देख पाओगे कि किस तरह से जो सिलेबस है आपका बनाया गया है, जहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से आपको बताई गई है, चीज़ों को कनेक्ट किया गया है। ये एक भाग है, यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे ना भारत एक घर है हमारा। ठीक है, तो आप टाइटल से ही समझ सकते हो, भारत इज माय होम, मेरा घर है। तो हम यहाँ पर और पता लगाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इस विषय पर अपने विषयों को, अपनी सोच को बताया है, दर्शाया है, किन किन बातों को रखा है यहाँ पर। चलिए चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर। अब देखिए मनोहर मालगोनकर जो हैं ना, इनके बारे में आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पर एक चैप्टर दिख रहा है पिंच ऑफ स्नफ। अब इस चैप्टर का टाइटल जो, इसमें मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम हर एक चीज को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि यह एक स्टोरी है। अब इस बात को आप ध्यान रखिए, इसकी पूर्व वाला चैप्टर जो था वो क्या था, एक स्पीच, और ये क्या है, ये एक स्टोरी है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड entertaining story. In this story, the writer explained the character of his maternal uncle, Nanu Kaka, who always tell a lie and cheats on other in his own way. ना अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि एक नानू काका कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो किस तरह से लोगों को धोखा देते हैं, उन लोगों की मज़ा लेते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ह्यूमर हमको देखने को मिलेगा, कॉमेडी का पार्ट देखने को मिलेगा। चैप्टर 4 है आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप देखिए यहाँ पर एक इतना बड़ा सा जो मैंने आपको लिखा है, इसमें घबराना नहीं है, हम सिर्फ एक जानकारी लेने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बताइए कि जो मार्टिन लूथर किंग है, ठीक है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या परसेप्शन है। ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ पब्लिक स्पीच। ये क्या है, ये एक पब्लिक स्पीच है that was delivered by American civil rights activist and Baptist minister Martin Luther King Jr. during the March on Washington for Jobs and Freedom on August 28, 1963. In the speech, King called for civil and economic rights and end to racism in the United States. अब देखिए ये एक ओवरऑल स्पीच है, हम इतनी पूरी कहानी में नहीं जाएंगे, डूब नहीं जाएंगे अभी हमारे पास चैप्टर से डूबने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि जो एक स्पीच ही है एक तरीके से, जहाँ पर रेसिज्म के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ जानकारी दी है यूएस में भी, और यूएस के लोगों को भी आंखें खोली है उन्होंने इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से बताकर। तो यही है चैप्टर ओवरऑल। खासकर एक्टिविस्ट अगर कुछ बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है समाज के बारे में ही कुछ ना कुछ होगा वहां पर। चैप्टर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। अब देखिए यहाँ पर जो रसेल हैं उनका, ये आप लोग जानते हैं, ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चैप्टर है इज एन ऐसे, ये क्या है, यह एक ऐसे है, एक निबंध है, रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसोफर। जिसको किसने लिखा है, ब्रिटिश फिलोसोफर ने लिखा है, एंड मैथमेटिशियन है ना, ये मैथमेटिशियन है, फिलोसोफर है। In this essay, he has depicted ideas that have helped mankind become civilized and superior to animals. है ना, हम लोग क्या है, अब हम जानवर नहीं रहे हैं। आज के समय टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग कितने ऊपर उठ चुके हैं। जी हाँ, इतने ऊपर उठ चुके हैं कि आज लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरह हो सकता है हम साइबॉर्ग्स बन जाएं
ना। पहले हम क्या थे, बंदर थे, बंदर के बाद धीरे धीरे आदमी बने, अब हम मशीनी युग में घुस रहे हैं। तो मशीनी ना बन जाए एक दिन, इस बात की चिंता चल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे चैप्टर इस विषय पे तो ध्यान नहीं देता, बस एक बात हमको बताता है कि कितनी प्रगति हमने की है आज, और हम कैसे जानवरों से ऊपर उठकर खड़े हो गए हैं। तो इसी बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में जानेंगे। रसेल साहब जी ने कितने प्यार से बताया है इस ऐसे में। और ऐसे की खासियत ये होती है कि उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर विशेषकर हमको ध्यान देना है। ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वैसे तो सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर की खासियत ये थोड़ा सा ये छोटा लेंदी आप कह नहीं सकते, एकदम मिड चैप्टर है, और इससे एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं। चैप्टर 6 द आर्टिस्ट शिगा नाओया। अब देखिए यहाँ पर शिगा आप देख पा रहे हैं, जो नाम है बड़ा विचित्र सा लग रहा है, ये कौन होंगी? तो देखिए यहाँ पर ये जो शिगा जी हैं ना, शिगा जी हैं, ये जो एक राइटर हैं ना, दिस स्टोरी शोज द ओल्ड थिंकिंग ऑफ टीचर। अब यहाँ पर ये जो राइटर है शिगा नाओया, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक दृष्टिकोण बनाया है। This story shows the old thinking of teacher and parents towards the students. The teacher and parents think that spending time except studies only wasted time. अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको एक जानकारी प्राप्त हो जाएगी कहीं ना कहीं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम सभी के पेरेंट्स हैं, हम सभी के पेरेंट्स हमें बहुत चाहते हैं और वो ये चाहेंगे भी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छा लिखें। लेकिन अगर वो ये कहें कि हमारा बच्चा है, पढ़ रहा है तो बढ़िया है, और अगर नहीं पढ़ रहा है ना तो वो कुछ काम का नहीं है, या उसका कोई काम ही नहीं है, ऐसा पढ़ने के अलावा और कोई काम जो है वो बकवास है। तो ऐसी सोच अगर हो जाए तो कितना बुरा होगा। आप लोग बोलोगे कि पूरे दिन हम सर को ही देखते रह जाएंगे, फिर तो है ना, पूरे दिन हमको 11 की किताब पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स पूरे दिन हम पढ़ते रहे, हम खेल कूद भी ना पाए। तो यहाँ पर इस स्टोरी में जो शिगा है, ठीक है, अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से। चैप्टर 7 है अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मेन ग्रीयर। अब देखिए अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन ऐसे। अब यहाँ पर ग्रीर जो है उन्होंने ना, एक फीमेल है, इन्होंने क्या करा है, अ चाइल्ड इज बॉर्न है ना, एक ये ऐसे लिखा है। इन दिस ऐसे शी हैज फोकस्ड ऑन द सोशल एंड कल्चरल aspects regarding parent children and child family relationship. She says that the celebration at the time of child's birth is mainly seen in a traditional societies. जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे हम लोग भारतीय हैं, ठीक है। अब भारतीय होने के नाते मैं तो आपसे कहूँगा कि इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लें कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में भी हम कुछ ना कुछ अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को देख पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो लोगों का एकत्रित होना तो स्वाभाविक है ना। आप लोग देखते हैं जब शादी होती है तो सब लोग आते हैं, जैसे बच्चा हुआ तो खुशी की बात होती है, आपको बच्चा हुआ है, आपका बच्चा फले फूले ना, बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हैं। तो वही है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में लोगों का एकत्रित होना। ये चाइल्ड इज बॉर्न यहाँ पे ग्रेड जी जो है बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया है आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो बिना किसी समस्या के आप लोग क्या करें, आप लोग वापस रिमाइंड करके वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो आ रहा है, लाइन बाय लाइन आएगा, एक्सरसाइजेस रहेंगे, ठीक है, ग्रामर का पार्ट रहेगा, साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे, समरी, एमसीक्यू, सब कुछ। तो आप लोगों का प्रॉपर ना यहाँ पे प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर, और मैं गारंटी देता हूं कि इस बार 12th में इंग्लिश में बहुत अच्छे परसेंटेज आपके आएंगे। बेहिचक आप इसको देखें, समझें और अपने अच्छे मार्क्स लाएं। चैप्टर 8 है हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉरथी एल सेयर्स। It is beautiful essay of Dorothy L. In this essay, she expresses her view against the misuse of the freedom of the press. It is believed that there cannot be free people without the freedom of the press. अब देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की। आपने मीडिया देखा है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा,
अगर न्यूज़पेपर में हम कुछ भी ऐसा लिखकर भेज दें और जन साधारण आदमी उसको पढ़ लेता है तो कहीं ना कहीं गलत जानकारी जाएगी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम देखने वाले हैं मिसयूज़ ना, इस विषय को लेकर एक जो मिसयूज़ है, कंसेप्शन जो है वो जो बन रहा है, इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है प्रेस को लेकर। किसने? डॉरथी जी ने। चैप्टर 9 द अर्थ। चलिए, द अर्थ, धरती, है ना। अब आप लोग खुश हो गए होंगे कि चलो कहीं कुछ इन्वायरमेंट पे कुछ बोलने तो नहीं वाले यहाँ पर आप। तो देखिए, H.E. बेट्स जो हैं, इट शोज स्टोरी ऑफ अ मैन, है ना, ये एक स्टोरी है, इस बात को ध्यान में रखें। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर, पढ़ते समय कि सर ने यहाँ पर चीज़ों को हाईलाइट क्यों किया है। मैंने यहाँ पर इनको हाईलाइट इसीलिए किया है ताकि जब आप चैप्टर पढ़ो तो आप लोग होश में रहो कि हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, हम ऐसे पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तो पता ही नहीं होता वो पढ़ क्या रहे हैं। हम शायद कहानी पढ़ रहे हैं, सब कहानियाँ ही, कहानियाँ नहीं है। प्रोज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टोरी, लेटर, बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए हाईलाइट किया है ताकि ध्यान रखो। एग्जाम में भी अगर ऐसे एक आध लाइन मेंशन कर दोगे तो टीचर खुश हो जाएगी, बोलेगी बच्चों को ध्यान है, बच्चों में पढ़ने की क्षमता है, बच्चे पढ़ते हैं, दिमाग लगाते हैं। यहां पर देखिए, इट शोज द स्टोरी ऑफ अ मैन नेम्ड जॉनसन। जॉनसन नाम के एक व्यक्ति है, उनके ऊपर स्टोरी है। हु इज थ्रोन आउट ऑफ हिज हाउस बाय हिज ओन सन नेम्ड बेंजी, है ना। बेंजी नाम का एक लड़का है, उसने उनको घर से भगा दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे पिता पुत्र को लेकर एक बहुत अच्छी बहस देखने को मिल सकती है, क्या हुआ, कैसे, क्या, सब कुछ चर्चाएं होंगी। His parents all the time worry about his well-being, है ना। हमेशा उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, हमेशा चिंता करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया हो। He takes him to a doctor who suggests him to help him to start a business of poultry farming, ना। डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, चिड़िया वगैरह जो है, अपनी चिकन वगैरह, मुर्गी वगैरह को रखने का काम कर ले भाई, कुछ तो कर ले। तो यह चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सारे चैप्टर्स हमें हमारी सोसाइटी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी हमको किस तरह से चीज़ों को समझा रही है ना। हर एक चीज़ जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Chapter 10 India through Traveler's Eye, Paul's S. Buck। इन दिस ऐसे, अब ये भी क्या है, यह भी एक ऐसे है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका इंपॉर्टेंस हाइलाइटर का, कि अब आप लोगों के दिमाग में अंकित होते जा रहा है कि हाँ, चैप्टर नंबर 10 ऐसे। She describes her deep love and affection for the poorest Indian peoples, that is colorful, dramatic, highly sacred and the religious life of Indians। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारी लेखिका हैं पर्ल, वो क्या कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से भारतीय लोगों के ऊपर टिप्पणी करेंगी, कुछ बताएंगी, सिविलाइजेशन, लोगों का रहना, रहन सहन, हर एक चीज़ है ना, उनका जो लव और अफेक्शन है। यहाँ पे बहुत भारतीय लोगों को इंडियन, यहाँ पे देखिए पोरेस्ट लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है कि बहुत सारे लोग, जैसे उन्होंने लिखा होगा, उसमें बहुत सारी आबादी जो कि वो बहुत गरीब होगी, ठीक है। तो गरीबी भारत में है, पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए पुअर लगाया है यहाँ पे। ड्रामेटिक, हाईली सेक्रेड, अब सेक्रेड पवित्र है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे इनके विचारों को। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कितने जल्दी इस चैप्टर को चालू करें, हमें तो सिलेबस ओवरव्यू में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बेसब्री, पर अभी हमको बहुत समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हम महात्मा गांधी वाला चैप्टर चालू करेंगे, उसको समझेंगे डिटेल में। चैप्टर 11 अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेकोव, है ना। अब ये नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, बचपन से लेकर अभी तक इन पर इतने सारे चैप्टर्स आ चुके हैं, है ना। इतने प्लेस लिखते हैं, ये इतने फेमस आदमी हैं कि इनकी तो बात ही निराली है। द प्ले रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ मैरिज प्रपोजल of Natalia to Lomov. In this story, Lomov and Chubukov are fast friends. Lomov loves Natalia, who was the daughter of Lomov's friend Chubukov. नटालिया, अपने आप पे नटालिया की बात हो रही है। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक दो कैरेक्टर हैं, एक लोमोव हो गया,
ठीक है। यहाँ पर एक और कैरेक्टर नटालिया, तो प्यार मोहब्बत वाली बात है, कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल है ना। शादी का जो आप लोग सुनते होंगे कि जब शादी होती तो कुछ एक लेकर आते हैं ना कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो चलिए आप एक प्रपोजल रखते हैं ना कि शादी करने का प्रपोजल रखा जाता है। तो वही है, ओवरऑल पूरा प्ले इसी पर निर्भर करता है। अब हमने क्या करा, हमने हमारा जो प्रोज सेशन है, प्रोज सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझा, पढ़ा और एक एक चीज की जानकारी ले ली। डिटेल्ड में नहीं, एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। अब आप बोलोगे सर डिटेल में क्यों बताएं, अब एक ही वीडियो में पूरा बुक तो पढ़ा नहीं सकता मैं आपको, तो इसीलिए मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको प्रोज सेक्शन बता दूं। अब प्रोज सेक्शन में सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी चैप्टर आप लोगों को क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कहीं से भी कोई सा भी एमसीक्यू बन सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, और ग्रामर वाला पार्ट जो है वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रामर वाले पार्ट में आपने काम नहीं किया तो आपके मार्क्स कटेंगे, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा ग्रामर वाले पार्ट में। अब अगला सेक्शन जो है वो है पोएट्री का। अच्छा, पोएट्री क्या होती है, चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बताइए कि पोएट्री का अर्थ क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ पोम्स, पोम्स इन जनरल। अब साधारण से हम पोम की बात करते हैं, यहाँ पर एक कलेक्शन होता है पोम्स का। पोइट्री क्या है, कलेक्शन है पोम्स का। आप मत बोल देना पोइट्री पोम होती है, हाँ हाँ होती है, लेकिन एक कलेक्शन होती है। तो हम बहुत सारी पोइट्री, बहुत सारे पोम्स जो है ना पोइट्री के अंदर वो पढ़ेंगे। बहुत सारे बहुत प्यारी प्यारी पोम्स जो हैं इस बार आप लोगों को दी गई हैं। जैसे पिछले साल थी, कितनी सारी पोम्स हमने पढ़ी हैं, 10-20 पोम्स तो हमने कर ही ली थी, ठीक है। और अगर कोई एक चैप्टर का भी नाम अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा जरूर। पोम 1, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। अब देखिए, ये जो हमारे महाशय हैं जॉन डन, जो हमारे पोएट हैं, ये इतने महान पोएट हैं ना, इन्होंने प्यार पे, इन्होंने मिस्टिज्म पे बहुत कुछ लिखा है। द पोएट वॉज गोइंग टू लीव। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, जो पोएट है वो जा रहे हैं छुट्टी पे, लीव पे। हिज वाइफ ना, गोइंग टू लीव हिज वाइफ बिहाइंड ना, वो अपनी वाइफ को छोड़कर जाने वाले हैं बिहाइंड, एंड शी वॉज वेरी सैड टू पार्ट वेज विद हिम, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो पोएट है वो जाने वाले हैं छोड़कर अपनी वाइफ को। अब स्वाभाविक है, अब पत्नी को छोड़कर जाओगे तो पत्नी तो उदास होगी ही। तो वही है, दोनों के बीच में तानाशानी जो चलेगी उसको हम समझेंगे, उसको देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। पोम 2, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन। Song of Myself by Walt Whitman celebrates the theme of democracy and the oneness of mankind, especially the American people. ये जो वॉल्ट विटमैन है ना, पैट्रियोटिक पोम्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो पोम्स है ना इतनी प्यारी हैं। पहली बात तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखते हैं ना, इनका कुछ ऐसी चिंता वाली बात नहीं होती कि इतनी सही राइम्स डाल दिया फिर ABC, नहीं, मैं तो फ्री हूँ, पूरी तरीके से फ्री हूँ। यहाँ पे वॉल्ट विटमैन क्या करते हैं, सोचते हैं और सब कुछ जो उनके माइंड में आता है उसको लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक डेमोक्रेसी को लेकर, थीम है इस पोम का डेमोक्रेसी, आदमी के बीच की एकता ना, इन सब चीज़ों को अमेरिकन लोगों के मध्य में जो बातों को घेरने का प्रयास है वो इस पोम में हम देखेंगे। पोम 3 है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden। बहुत प्यारे कवि हैं ये। The poet compared human life with the trees and he meant that all human beings were going towards death very fast due to disease and other reasons। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो क्या करेंगे, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है ना, जो हम जिंदगी हमें मिली है उसको कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे किससे, ट्रीज से। एंड he meant that all human beings were going towards death very fast। और बहुत जल्दी क्या है ना, हम लोग क्या हो रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। अब हर दिन हमारा बर्थडे आता है, आज मैं 24 साल का हो गया, अरे 24 साल की हो तो गए, पर जिंदगी से 24 साल घट गए ना। तुम खुश हो रहे हो, लेकिन जब से तुम पैदा हुए तब से तुम एक एक दिन माइनस हो रहे हो, मौत की तरफ जा रहे हो।
ड्यू टू डिजीज इन अदर रीजन, बहुत सारे कारणों के कारण आदमी मर जाता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये वाली जो पोम होगी वो आप लोगों को बहुत एंटरटेन करेगी। इस पोम में हम बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, और आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं आपको समझाता हूँ तो इतना बारीकी से समझाता हूँ, इतने डिटेल में समझाता हूँ कि फिर आप लोग उसको भूल ही नहीं सकते। तो वही बात हम यहाँ करने वाले हैं। पोम 4 टू ऑटम, जॉन कीट्स। अब यहां पर देखिए ये जो पोम है इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। अब जॉन कीट्स का नाम सुनते ही आप लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने अच्छे कवि हैं ये, सेंसुअल। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सेंसेस को अपील करते हैं। इनकी पोम को पढ़ो तो आपको लगेगा कि सब कुछ प्रकट हो रहा है, इमेजरीज आ रही हैं ना, बहुत कुछ। तो ये चैप्टर जो है, ये जो पोम का पार्ट है हमारा, यहाँ पर द पोम प्रेजेस ऑटम डिस्क्राइबिंग इट्स अबंडेंस, ना प्रचुरता, harvest in transition into winter and use intense sensuous imagery to elevate the fleeting beauty of the moment, है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता ही होगा ऑटम का सीजन कैसा होता है, पतझड़ का सीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड हाईलाइट है, फ्लीटिंग, इसका मतलब होता है क्षणभंगुर, है ना, बहुत जल्दी खत्म होने वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ों का आना जाना लगता है, ऑटम का सीजन क्या रिजेंबल करता है, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत प्यारा, बहुत ही बढ़िया पोम का सेशन होने वाला है। आप लोग प्लीज इसको देखें और भी पोम्स को देखें, उनको समझें, उनको समझने का प्रयास करें। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। पोम 5 एन एपिटाफ। अब एपिटाफ का मीनिंग जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बताएं। एक छोटा सा गेम है, जो अच्छा करेगा उसको मैं कमेंट करके बताऊंगा। वेरी गुड। तो वॉल्टर डी ले मारे जो है, इनकी जो पोम है ये बहुत फेमस, इनको हम क्या बोलेंगे, वॉल्टर बुलाते हैं। चलिए, दिस पोम इज द डिपिक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। द पोएट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। एक बहुत खूबसूरत महिला के ऊपर क्या करा इन्होंने लिखा है। और खूबसूरत महिला जो है, देखिए महिलाएं बहुत खूबसूरत होती हैं, स्वाभाविक है, लेकिन खूबसूरती कितने समय तक चलती है बताइए। अब मधुबाला जी को आप सभी जानते हैं, कितनी खूबसूरत थी वो, कितनी न्यारी थी, और आज तक मुगले आजम में आप उनको देखते हैं, उनके गाने, डांस, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जीवित नहीं है। खूबसूरती रहती है, पिक्चरों में कैद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रहती नहीं। तो वही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हम एक बहुत खूबसूरत लेडी के बारे में जानेंगे, उनका डिपिक्शन है यहाँ पर वेस्टर्न दुनिया में। और कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है ना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, एक न एक दिन सब कुछ जाने वाला है। अब यहाँ पर दिया है पोम 6 द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। ये कौन है? पोएट रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर एक्सप्लोर्स द बॉन्ड बिटवीन अ पैट्रियोटिक ब्रिटिश सोल्जर एंड हिज होमलैंड, है ना। यहाँ हम देखेंगे कि कितने अच्छे से एक बॉन्ड बनाया गया ना, जुड़ाव किसके बीच में, सोल्जर और उसके होमलैंड के बीच में। अब स्वाभाविक है, अगर एक भारतीय व्यक्ति, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, कोई जाता है लड़ाई करने के लिए जाता है, तो क्या हो, तो उसको अपने घर की तो याद आएगी ना। तो उसी पर ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोम लिखी है। द पोम implies that people are formed by their home environment and culture and that their country is something worth defending with their life, है ना। कंट्री का तो बहुत बड़ा रोल है, आप कहीं पे भी जाओ युद्ध करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर की बात हो रही है, लेकिन अगर हम भारतीय सोल्जर की बात ही लेकर देख लें, तो आपने अगर मूवीज़ देखी हो, गदर मूवी देखी हो, अच्छी मूवीज़ देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि लोग बाहर जाते हैं, लेकिन घर जो है वही उनको बनाता है, वही उनका क्या करता है, पोषण करता है। पोम 7 है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ये बहुत प्यारी पोम है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोम है डियर स्टूडेंट्स। इसको तो आप लोग स्टार लगा लें, इसमें से एक्सट्रैक्ट भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। मैकेविटी इज अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड डिपिक्ट्स द एक्शन ऑफ द क्रूक्स, ना, जो बदमाश लोग होते हैं ना। तो यहाँ पर एक बिल्ली के बारे में बताया गया है, मैकेविटी मिस्ट्री कैट, जो ना क्या बहुत बदमाश है। He is also known as hidden Poe, he is notorious criminal, है ना। वो क्या है यहाँ पर, वो एक नोटोरियस का मतलब क्या होता है, कुख्यात, है ना, इनफेमस, तो इनफेमस क्रिमिनल है, स्पाई है ना, जासूस करने वाला, एंड अ ट्रिक स्टार एंड ओपनली डिसोबेज द लॉ, ना। ट्रिक स्टार मतलब जो क्या करता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना ट्रिक के साथ
चीज़ों को सामने लाता है। जैसे आपसे षड्यंत्र बनाया, उसने उसको फंसाया। आपने मूवीज़ देखी होंगी, अगर कभी सास भी कभी बहू थी, बहुत सारे सीरियल्स होते हैं जहाँ पे दिखाते हैं कि एक बहू दूसरी बहू की जेठानी, उनके बीच में कुछ चलता रहता है, तो वो लोग क्या कहते हैं, ट्रिक्स करते हैं। तो openly disobeys the laws, Machiavelli is a mastermind and leaves no evidence after committing the crime. Like यहाँ बताया गया है कि जो मैकेविटी, जो मिस्ट्री कैट है, वो इतने अच्छे से काम करती है कहीं ना कहीं कि करता है, हम देखते हैं यहाँ पर कि उसको कोई पकड़ ही नहीं पाता। और वही बात हम यहाँ देखेंगे कितने बखूबी से उन्होंने बताया है। पोम 8 है फायर हेमन, केकी एंड दारूवाला, ये इनके पोएट हैं। The fire hymn, which was a religious song or poem to praise God, said to the poet that he had been forgiven. है ना, अब ये जो पोम है ओवरऑल आप इसको क्या कह सकते हैं, सॉन्ग के तौर पर भी आप देख सकते हो, जहाँ पर लिखी गई है किन के लिए, भगवान के लिए, उनको प्रेज करने के, प्रार्थना के तौर पर। The poet was broken, yet he was unwilling to obey the rules, and once again the poet he sought to save the fire from committing the sin of forgiving. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे इस पूरे ओवरऑल पैराग्राफ में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फायर की बात की गई है, यहाँ पे पोएट के सिंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब को एकत्रित किया गया है यहाँ पर। तो इस पोम में हम इसी के बारे में समझेंगे, एक डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो केकी एंड दारूवाला जी का नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। स्नेक, D.H. लॉरेंस। The poet describes the conflict in his mind after he sees a snake in his water trough. अब वाटर ट्रो क्या होता है, अब देखिए, ये जो पोएट हैं D.H. लॉरेंस, इन्होंने इस पोम में क्या बताया, स्नेक से आप समझ गए होंगे, सांप के बारे में बात होगी। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वहां पर उनको एक सांप दिखता है, वाटर ट्रो। वाटर ट्रो क्या होता है, एक लंबा सा क्यारी टाइप का पानी का, आप कह सकते टैंक टाइप का होता है, ऐसा लंबा सा चौड़ा सा पानी भरा होता है। तो वहां पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सांप को देखा। स्नेक इज गोल्डन ब्राउन इन कलर एंड एज पर द सोशल एजुकेशन इट इज पॉइजनस एंड नीड्स टू बी किल्ड, है ना। और आपको तो पता ही है सांप पॉइजनस होता है, एकदम डसता है तो आदमी मर जाता है। तो ड्यू टू हिज नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स द पोएट फील्स दैट इट इज अ गेस्ट, ना, इनका बिहेवियर, आदमी का अपना खुद की एक इंस्टिंक्ट होती है, उसके तर्जे पर उन्होंने सोचा कि यार मैं क्या करूं, इसको मारूं कि नहीं मारूं। तो ये उनको गेस्ट के तौर पर भी देखते। तो एक D.H. लॉरेंस की द्वारा लिखी हुई एक पोम है, यहाँ पर स्नेक के बारे में देखेंगे, मानसिक द्वंद्व जो है, जो चल रहा है उनके माइंड में, वो आएगा। तो इस पोम को पढ़िएगा, इस पोम को देखिएगा मेरे साथ, एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 हम कवर करेंगे और हर एक चीज पर हम फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। पोम 10, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी ग्रैंड मदर का घर, कमला दास। My grandmother's house is a short poem written by Kamala Das which focuses on the love, loss, nostalgia and emotional pain. Basically, the speaker is looking back to a time as a child when she could enjoy love in comfortable and contented household. यहाँ पर कमला दास जो हैं वो क्या कर रही हैं, फोकस कर रही हैं किस पे, उनका जो प्यार जो घुमा हुआ है ना, जो उनकी पुरानी यादें हैं और जो इमोशनल पेन है ना, जो दर्द है। द स्पीकर, अब यहाँ पर जो स्पीकर है, बोलने वाली खुद है, बोलने वाली स्पीकर, बैक टू अ टाइम एज अ चाइल्ड, जब बच्ची थी, जब एक बच्चे थी, शी कुड एंजॉय लव इन कंफर्टेबल एंड कंटेस्टेड हाउस, जब घर के कामों में ना बहुत ज़्यादा वो एंजॉय करती थी। तो यहाँ पर इस पोम में हम इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कमला दास और क्या कहेंगी, क्या बताएंगी। यहाँ पर ग्रैंड मदर का घर के बारे में पता चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर रही होंगी, तो उसके विषय में भी बहुत कुछ हमको समझ में आएगा। अब हम आते हैं रीड, थिंक एंड एंजॉय। तो हमने पोइट्री वाला पार्ट जो है वो कवर कर लिया, और पोइट्री मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट पोम की जो पार्ट हैं, पोइट्रीज हैं, अलग अलग पोम्स जो इंपॉर्टेंट वो आपको मैंने बता दी हैं। प्रोज के चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो नोट डाउन कर लें। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 है मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर, ये किसने लिखा है, चिनुआ अचाबे ने। सेट इन नाइजीरिया, नाइजीरिया एक जगह है ना। अब देखिए, रीड, थिंक एंड एंजॉय। अब आप बोलोगे सर कि आप ये बता तो रहे हो, लेकिन ये रीड, थिंक एंड एंजॉय क्या, अब जब आप 11 में थे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रोज और पोम सब मिक्स रहेगा इस वाले पार्ट में। यहाँ आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको पढ़ना है और पढ़ना है, और इतना पढ़ना है ताकि आप मजे में आए, है ना, आप इंटरेस्ट लें, सोचें,
तो जैसे कि 11th क्लास में पहला चैप्टर था 3 Days to See हेलन केलर का, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब ये जो है वर्क जो है ये ओवरऑल ये नाइजीरिया में सेट हुआ है। मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर ओपन्स विद अ कपल, एक कपल है, जोड़ों के साथ स्टार्ट होता है। लिविंग इन द सिटी ऑफ लागोस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, नेने बिलीव्स नैमेका शुड राइट टू हिज फादर टू टेल हिम अबाउट देयर एंगेजमेंट। यहाँ पे शादी वादी की बात होगी और कुछ भी नहीं। तो इस चैप्टर में यहाँ पर हम यही देखेंगे, इस चैप्टर में अच्छे तरीके समझेंगे कि क्या है। अब देखिए नमेका ना, ननेमेका नहीं बोलना, यहाँ पे एन साइलेंट जाएगा ना, नमेका बोलना है। तो यहाँ पे नमेका और नेने जो है उनके बीच में जो एंगेजमेंट है उसके विषय में हम देखेंगे, समझेंगे। चैप्टर 2 द आइस एज कमत, है ना, कम बोल सकते हो, जयंत वी नार्लिकर। द आइस एज कमत अ शॉर्ट स्टोरी बाय इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट जयंत वी नार्लिकर। ये जो है ये एक एस्ट्रोफिजिस्ट है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि एस्ट्रोफिजिस्ट कौन होते हैं। एक छोटा सा होमवर्क है, इससे पता भी चलेगा कि आप लोग कितने ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को देखते हो, समझते हो। विद बिजारे सीन, है ना, बड़े अजीबो गरीब सीन है। बिजारे मतलब बहुत अजीबो गरीब। स्नोफॉल इन मुंबई, है ना, स्नोफॉल कैसे हो रही है मुंबई में, बर्फबारी की। द स्पेक्टिकल इज ऑलमोस्ट फैंटास्टिकल एंड द रीडर्स एंड द कैरेक्टर्स डिसबिलीफ एट दिस स्ट्रेंज इवेंट इज पैलेपेबल। स्पेक्टिकल ना, कोई भी चीज आप मुझे देख रहे हो, स्पेक्टिकल, एक तो ये स्पेक्टिकल होता है और एक स्पेक्टिकल का मतलब देखना, है ना, जो अब विजन की तरफ जो दिखाया जा रहा है, स्पेक्टिकल की बात हो रही है। तो बहुत ज़्यादा क्या है, मज़ेदार है, फैंटास्टिक है ना। रीडर्स को भी यहाँ पे चीज़ों को समझ में आएगा, बहुत सारी बातें और बहुत सारी इवेंट जो छूने योग्य हैं, पैलेपेबल है, जिनको आप रंगों हाथों से छू सकते हो, समझ सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आइस एज कमत जो है, आप समझ गए हो कि आइस का रोल बहुत ज़्यादा है यहाँ। चैप्टर 3 टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, अमरनाथ झा। इन दिस ऐसे, अब ये देखिए एक ऐसे है, याद रखिएगा। He discusses the difficulties and problems of teaching English in India today। ना भारत में पढ़ाई को लेकर कितनी समस्याएं हैं, कैसी पढ़ाई की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं टीचिंग की, किसकी, इंग्लिश की, है ना। भारत में क्या समस्या हम देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से अमरनाथ जी ने किया है, बताया है, और इस ऐसे को भी हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चैप्टर 4 अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, वेल कॉट। A far cry from Africa responds to the Mau Mau uprising, a rebellion fought by native Kenyans against the British colonial army in the mid-20th century। यहाँ पर हम एक माऊ माऊ ना रिबेलियन की बात करेंगे। जैसे आपको याद है बिरसा मुंडा ना, रिबेलियन क्या होता है, जो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आर्मी फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, उस रिबेलियन कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्ड ना, जवाब देना। तो ये एक क्या रिस्पॉन्ड करता है किसको, माऊ माऊ अपराइजिंग को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैनियंस जो हैं, जो फॉट करते हैं ना, फॉट बाय नेटिव कैनियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी इन द मिड 20th सेंचुरी। देखिए ओवरऑल यहाँ पे कैनियन के बारे में पता चलेगा हमको, रिबेलियन, 20th सेंचुरी, तो हर एक चीज जो है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे हम जानेंगे कि वो हमको क्या बताना चाह रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, इंटरेस्टेड हो रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम इस चैप्टर को देखें, इस चैप्टर को पढ़ें और इस चैप्टर को समझें। तो जी हाँ, ऐसे ही चैप्टर्स हमको क्या करने हैं, अच्छे तरीके से देखने हैं, समझने हैं। चैप्टर 5 द ग्रैंड बिगिनिंग, है ना। अब ये देखिए मीरा कुमार। अब इसमें भी मैं आप लोगों को क्विज सेशन देता हूं, आप क्या जानते हैं मीरा जी के बारे में। यहां पर आपको क्या करना है, इनके ऊपर ना एक आप छोटा सा लिख, एक छोटी सी लाइन लिखकर मुझे बता सकते हैं कौन है ये बहुत बहुत फेमस है ना, और पॉलिटिक्स में इनका रोल बहुत बड़ा रहा है। बीइंग द डॉटर ऑफ बाबू जगजीवन राम, किनकी डॉटर थी, जगजीवन राम जी की। मीरा कुमार फील्स दैट शी कैन नॉट राइट अबाउट हिम डिस्पैशनेटली, है ना, एकदम अच्छे से निरपेक्ष रूप से अच्छे से लिख नहीं पाएंगी वो, है ना। स्वाभाविक है, उनके पिता कितनी बड़ी हस्ती हैं। शी वॉच्ड हिम सिंस शी वॉज लिटिल गर्ल, शी सो हिम एज अ नेशनल फिगर, शी फाउंड हिम अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग मॉरल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ओवरऑल बाबू जगजीवन राम जी के बारे में उनकी पुत्री कुछ लिखने वाली हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन है, वो क्या लिखें क्या बताएं, डिस्पैशनेट वाली बात आ रही है यहाँ पर।
तो यही बात है, आप इस बात को समझ लें कि यहाँ पे बाबू जी के बारे में हम देखेंगे, जगजीवन राम जो बहुत फेमस हस्ती रहे हैं ये भी, तो ये पूरा चैप्टर उनको ही समर्पित है। चैप्टर 6 है अ ट्रिक, आर के सिन्हा जी ने लिखा है। अ ट्रिक इज अ शॉर्ट स्टोरी, अब याद रखिए एक शॉर्ट स्टोरी है, रिटन बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा। आर के सिन्हा के द्वारा लिखी है। द इमिनियंट, अब इमिनियंट क्या होता है? प्रख्यात, बहुत प्रख्यात इंग्लिश टीचर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। इन दिस स्टोरी ही राइट्स अबाउट अ ट्रिक played upon a young man by his friend and its impact on him as well as the narrator himself ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्टोरी है यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक चाल चली गई, एक ट्रिक चली गई थी ऑन अ यंग मैन। अब देखिए एक जवान आदमी है, अब उसके सामने आप कुछ ट्रिक करो, उसको परेशान करो, तो उसका क्या अफेक्ट होता है खुद उन पर और उनके दोस्त पर। अब किसी को ना, कोई को भी छेड़ना नहीं चाहिए, यही बात है। तो यहाँ पर इसी चैप्टर में ट्रिक के बारे में देखिए वो ट्रिक क्या है, तो बने रहिएगा मेरे साथ ट्रिक को समझने के लिए। चैप्टर 7 कोल्ड वेयर, अब यहां देखिए के ए अब्बास। द प्रेजेंट स्टोरी, अब ये भी एक स्टोरी है, इज अबाउट एन आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक का मतलब आदर्शवादी, ये प्रेजेंट स्टोरी एक आदर्शवादी यंग मैन के ऊपर है, ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? बहुत अमीर घराने का ना भाई, पैसे ही पैसा है, घर जगह पेड़ लगे हैं पैसों के। मैं तो बोलता हूँ कुबेर की नगरी, एफ्लुएंट लगा है तो कुबेर की नगरी होगी। Who is disowned by his father for his love for राधा, है ना। राधा के प्यार के चक्कर में पड़ गई तो पिताजी ने क्या करा, जाओ बेटा घर से निकल जाओ। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, कोल्ड वेव में आप समझ पाओगे। और डांसिंग गर्ल निर्मल, है ना। जैसे मधु, आपको याद होगा, आपने पिक्चर देखी कि मुगले आजम, तो पिताजी जो थे अकबर, उन्होंने कहा था सलीम तुम उसको छोड़ दो, अनारकली कौन है, बांदी है, क्या करेगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी डांसिंग गर्ल है। द हैंडसम प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट जो होता है हीरो को बोलते हैं, ऑफ द स्टोरी इज अ पोएट हु लिटिल केयर फॉर द वर्ल्डली प्रॉस्पेक्ट्स ना, विचार विमर्श के बारे में जो कुछ भी चलता है उसे वो ध्यान नहीं देता ना, प्रॉस्पेक्ट्स उसका कोई फोकस नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसी विषय पर देखेंगे एक छोटी सी स्टोरी, और मुझे लगता है इस स्टोरी को तो आप लोग और ज़्यादा देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक लंकापुरी पोम एक स्टोरी थी जो हमने पढ़ी थी, लंकापुरी जी जो उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, वैसी कुछ स्टोरी ये भी होगी। यहाँ पे प्यार की बात है, उसमें प्यार इनडायरेक्टली बताया था। चैप्टर 8 द मार्टियर्स मेमोरियल, अमरेंद्र कुमार। अब अमरेंद्र कुमार कौन है? एक पोएट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है, छोटी छोटी स्टोरीज लिखते हैं। पेज होमेज टू मार्टियर्स, श्रद्धा अपनी क्या दे रहे हैं, रिवरेंस दे रहे हैं, श्रद्धा दे रहे हैं ना, किनको? जो मरे गए हैं, जो लोग शहीद हो गए हैं। Who tried to remove the British flag from the Secretariat in Patna on August 11, 1942. They were inspired by their patriotic zeal. They faced the bullets and fell. Now they live in bronze memorial. है ना। यहाँ पर भी घटना को बताया, मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक बात आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि यहाँ पर जो मेमोरियल बनाया गया है, मेमोरियल क्यों बनाया जाता है? याद में कि कैसे वो मरे। अब जैसे शौर्य स्मारक है, उसको आज भी लोग याद रखते हैं, कितने लोग मरे हैं, उनकी तस्वीरें वहाँ पे लगी हुई हैं भोपाल में। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो पैट्रियोटिज्म है उसको लेकर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है ना। यहाँ पर आप टॉपिक से ही समझ पा रहे हो कि शहीदों की बात की जाने वाली है, तो इस पोम को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रीफेस टू बॉम्बे, अब चैप्टर 9 है, प्रीफेस टू बॉम्बे लंदन न्यूयॉर्क, अमिताभ कुमार। एमिड्स द क्रैम्प्ट, अब क्रैम्प्ट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ना, तंग, तंग बस्तियां। तो यहाँ पर तंग मतलब है, तंग का मतलब ही नहीं परेशान, तंग बस्तियां बोलते हैं, तंग बस्तियां, धूल खाती हुई बस्तियां पटना की, है ना। तो इस तरह से लीजिए, इट्स डिकेइंग इकोनॉमी इन कल्चर, देयर इज अनदर वर्ल्ड ना। देखिए अब पटना जो कि बिहार का ही पार्ट है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो कैसे इकोनॉमी गिर रही है, कल्चर जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी एक अलग दुनिया है। इट इज द खुदाबकश, अब देखिए खुदा बख्श लाइब्रेरी, द ऑथर डिस्क्राइब्स अ विजिट टू दिस लाइब्रेरी। अब ये जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ ओवरऑल यहाँ एक लाइब्रेरी की बात होगी जहाँ वो विजिट करेंगे।
तो लाइब्रेरी को हम देखेंगे कि इसकी खासियत क्या है। अब देखिए प्रेफेस टू बॉम्बे लंदन न्यूयॉर्क, ये क्या है, ये टाइटल क्या सिग्निफाई करता है वो तो हमको पता चलेगा। बस एक बात हमको समझ में आ गई यहाँ पर, और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे क्या, एक किताब के बारे में, पुस्तकालय के बारे में, है ना, उनके पुस्तकालय जाने के बारे में। तो यही चैप्टर का इंट्रोडक्शन है 9 का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, हमने ओवरऑल क्लास 12 बिहार बोर्ड की रेनबो बुक पार्ट 2 का क्या किया है, हमने ओवरव्यू कर लिया है। इस ओवरव्यू के तहत हमने हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझ लिया, और मुझको पक्का पता है कि अब आप लोग इतने खुश हो गए कि सर अब आप पूरी क्लासेस ले ही लीजिए, जल्दी 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 कि हम पढ़ लें और जल्द से जल्द हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और रिवीजन सेशन आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसी वीडियो को देखते रहें। एक और अन्य जानकारी, हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।